9 नवंबर 1989 ब्लैक होल मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले नोबेल प्राइज विजेता रोजर पेनरोज ने अपनी एक फेमस बट मोस्ट कंट्रोवर्शियल बुक पब्लिश की, जिस बुक का टाइटल था द एम्परर्स न्यू माइंड। अब इस बुक का फोकस कोई ब्लैक होल नहीं था, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिस्ट्री यानी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस थी, जहां रोजर पेनरोज ने इंसानी चेतना को क्वांटम सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट, स्पेस टाइम कर्वेचर एंड ग्रेविटी जैसे कॉन्सेप्ट से जनरेट होने वाला बताया था। पेनरोज का कहना बिल्कुल सिंपल था कि कॉन्शियसनेस इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसे केवल क्वांटम इफेक्ट्स के जरिए ही जनरेट किया जा सकता है। अब ये सुनने में काफी अनइमेजिनेबल लगता है ना, पर पेनरोज बिल्कुल सही थे, क्योंकि रिसेंट किए गए एक्सपेरिमेंट्स में वैज्ञानिक ये प्रूव कर चुके हैं कि ब्रेन में क्वांटम इफेक्ट्स होते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों रिसेंटली ना 2 मेजर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे, जिन एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक हमारा ब्रेन केवल एक क्वांटम कंप्यूटर नहीं है, बल्कि ब्रेन में मौजूद हर एक सेल एक क्वांटम कंप्यूटर है और ये सभी ब्रेन सेल्स मिलकर एक क्वांटम सुपर कंप्यूटर को बनाते हैं, जहां सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट जैसे क्वांटम इफेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। पर एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा जानने से पहले हमें उनकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा और सबसे पहले रोजर पेनरोज की थियरी को समझना होगा। देखो, पेनरोज की थियरी सिंपल थी कि कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना इतनी कॉम्प्लेक्स है ना कि उसे बायोलॉजिकल कंप्यूटर यानी कि ब्रेन से जनरेट करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो ब्रेन क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम ना करे। उनका कहना था कि हमारे ब्रेन में हर वक्त क्वांटम कैलकुलेशन होती ही रहती है, ऐसी कैलकुलेशन जो इस छोटे से ब्रेन में ब्रह्मांड की हर पॉसिबिलिटीज को सुपरपोजिशन में कैलकुलेट करती है, बिल्कुल श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट की तरह, जहां एक ही समय पर वो कैट जिंदा भी थी और मरी भी हुई थी। पर 90s में पेनरोज की इस थियरी ने एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। कई न्यूरोसाइंटिस्ट, डॉक्टर्स एंड इवन क्वांटम कंप्यूटर पर काम करने वाले वैज्ञानिक इसके बिल्कुल खिलाफ उतर गए। अब उनका कहना भी सिंपल था कि क्वांटम कंप्यूटर ना इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है कि उसे हम इंसानों के लिए ही बिल्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और बिल्ड करने के बाद उसकी वर्किंग को बनाए रखना और भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर को काम करने के लिए एब्सोल्यूट जीरो यानी कि -270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। साथ ही साथ क्वांटम कंप्यूटर की वर्किंग के लिए जो बिट्स है उसे हमेशा सुपरपोजिशन में रहकर कैलकुलेशन करना होता है, और एनवायरनमेंट के छोटे से भी इंटरेक्शन से ये सुपरपोजिशन कोलैप्स कर सकता है। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर को एनवायरनमेंट से पूरी तरह से सील करके रखना पड़ता है। अब ऊपर से इंसानी दिमाग इतना ज्यादा गर्म होता है कि वहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऊपर से इंसानी दिमाग खून, ब्लड सेल्स जैसे इतनी चीजों से भरा भी होता है, वहां पर एनवायरनमेंट से पूरी तरह सील करके बिट्स का सुपर पोजिशन में रहना भी पॉसिबल नहीं है। इवन साल 1999 में एक रिसर्चर ने पेनरोज को गलत साबित करने के लिए दिमाग के नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर में क्वांटम सुपरपोजिशन के एग्जिस्ट करने की मैथमेटिक कैलकुलेशन भी की, जो कैलकुलेशन ये बताती थी कि दिमाग के इस नॉइजी एनवायरनमेंट में क्वांटम सुपरपोजिशन एग्जिस्ट भी की तो वो केवल 10⁻13 सेकंड के छोटे से समय तक ही कायम रह पाएगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगी। अब ये समय ना सेकंड का इतना छोटा हिस्सा है कि इस दौरान कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इन शॉर्ट कहा जाए तो वैज्ञानिकों से लेकर डॉक्टर्स तक सभी ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को जनरेट करने के लिए दिमाग को क्वांटम कंप्यूटर कहे जाने वाली पेनरोज की थियरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। बट यही अंतर होता है एक जीनियस और बाकी दुनिया के बीच। देखो, जीनियस वो देख सकता है ना जो शायद पूरी दुनिया से छुपा रहता है, और पेनरोज ने कुछ ऐसा ही देखा और प्रिडिक्ट कर दिया जिसको भविष्य प्रूव करने वाला था। यहाँ पर पिक्चर में एंट्री होती है स्टुअर्ट हैमेरॉफ की, जो उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के प्रोफेसर एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जब पेनरोज की इस थियरी को पढ़ा तो वो चौंक गए, क्योंकि इतने सालों से एनेस्थीसिया और ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग को समझने के लिए की जा रही उनकी स्टडी में भी कुछ ऐसे रिजल्ट बार बार आ रहे थे। इन शॉर्ट कहूं तो हैमेरॉफ समझ चुके थे कि पेनरोज बिल्कुल सही है।
बट आखिर एनेस्थीसिया का कॉन्शियसनेस से क्या कनेक्शन है? नाउ आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी किसी मेडिकल प्रोसीजर के दौरान एनेस्थीसिया एक्सपीरियंस किया ही होगा, जिसका प्रयोग डॉक्टर्स दर्द को कम करने के लिए और पेशेंट को बेहोश करने यानी कि साइंटिफिक टर्म में अनकॉन्शियस करने के लिए करते हैं। पर एनेस्थीसिया के पीछे भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि आज भी वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि आखिर ये किस कारण के चलते हम इंसानों को अनकॉन्शियस करता है। प्रोफेसर हैमेरॉफ ने इंसानी दिमाग पर की गई अपनी रिसर्च में एक अजीब चीज नोटिस करी। उन्होंने देखा कि जो इनर्ट गैसेस है ना, लाइक ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, केमिकली किसी भी एटम से जो रिएक्ट नहीं करते, वो गैस भी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी रखती है, यानी उन्हें इनहेल करने पर ह्यूमन ब्रेन अनकॉन्शियस हो जाती है, यानी अपनी चेतना को खो देती है। पर सवाल तो यहाँ पर यह आता है कि कैसे जब ये गैस केमिकली किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट ही नहीं करती, तो फिर हमें कैसे अनकॉन्शियस करती है? जिस मिस्ट्री का जवाब देने के लिए प्रोफेसर हैमेरॉफ ने अपनी रिसर्च एंड रोजर पेनरोज की थियरी को मिलाकर एक आइडिया प्रपोज किया। उनका कहना था कि ह्यूमन ब्रेन सेल्स में मौजूद ट्रिप्टोफैन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एक खास तरह की वाइब्रेशन करते रहते हैं, और जब कोई गैस या फिर बाहरी इंटरैक्शन उस नेचुरल वाइब्रेशन को चेंज करता है ना, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी कॉन्शियसनेस पर दिखता है। यानी कि ये इनर्ट गैस भले ही हमारी बॉडी के केमिकल से इंटरैक्ट ना करता हो, लेकिन वो इन सेल्स के अंदर मौजूद ट्रिप्टोफैन प्रोटीन स्ट्रक्चर की नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण हम अपनी चेतना को खो देते हैं। नाउ आई नो कि ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है, बट डोंट वरी, मैं आपको इसे सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। तो देखो, ट्रिप्टोफैन एक काफी कॉमन अमीनो एसिड है जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में जुड़कर कई तरह के प्रोटीन्स को बिल्ड करता है, जिन प्रोटीन स्ट्रक्चर की एक खास स्पेशलिटी होती है कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और चमकदार फ्लोरोसेंट लाइट एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है कि ये ट्रिप्टोफैन कई लॉन्ग रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जिन्हें ट्यूबिन्स और माइक्रोट्यूबल्स के नाम से जाना जाता है। और ये माइक्रोट्यूबल्स पेनरोज और प्रोफेसर हैमेरॉफ की कॉन्शियसनेस वाली थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो दोस्तों, माइक्रोट्यूबल्स एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल टनल स्ट्रक्चर होता है जो शॉर्ट ऑफ लाइक क्रिस्टल बिहेव करते हैं। ये सेल्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमारे शरीर के हर सेल्स में मौजूद होते हैं, यानी कि इंसानी दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के अंदर भी, जो सेल्स की शेप को मेंटेन करते हैं, सेल्स के अंदर एक रोड नेटवर्क की तरह मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वीडियो को देखिए, जहां पे एक छोटे से प्रोटीन स्ट्रक्चर को इन माइक्रोट्यूबल्स के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट मटेरियल इनके फैले नेटवर्क के जरिए सेल्स के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं। पर आखिर माइक्रोट्यूबल्स से इंसानी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस का क्या कनेक्शन होता है? तो देखो, रोजर पेनरोज और प्रोफेसर हैमेरॉफ ने इसे इस तरह से एक्सप्लेन किया। इन दोनों का कहना था कि माइक्रोट्यूबल सेल्स के अंदर मौजूद ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं जो क्वांटम स्टेट्स को बाकी एनवायरनमेंट से सील करके अपने अंदर स्टेबल रखते हुए लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। और हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन सेल्स के अंदर यही माइक्रोट्यूबल्स इन क्वांटम इफेक्ट्स लाइक सुपरपोजिशन, वेव फंक्शन, कोलैप्स, इंटेंगलमेंट को स्टेबल रखकर कॉन्शियसनेस को जनरेट करता है और हमें कॉन्शियस बनाए रखता है, जिससे हम इस ब्रह्मांड की रियलिटी को देख और महसूस कर पाते हैं। अब कुछ साल पहले तक ये सब बातें एक थियरी तक ही सीमित थी, जिनका हमारे पास कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं था। लेकिन अब हमारे पास इनके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हैं, वो भी एक नहीं बल्कि दो। अब दोस्तों, पहला एक्सपेरिमेंट साल 2015 में परफॉर्म किया गया था। तो अभी आप सेल्स के अंदर मौजूद माइक्रोट्यूबल्स के रियल पिक्चर को देख रहे हैं। एंड एज आई सेड कि ये ट्रिप्टोफैन प्रोटीन की क्रिस्टल चेन से बने होते हैं, जिस प्रोटीन की स्पेशलिटी होती है कि वो अल्ट्रावायलेट लाइट डाले जाने पर उसे एब्जॉर्ब करके कुछ लाइट को एमिट करता है, जिस इफेक्ट को आप इन माइक्रोट्यूबल्स की चमक के रूप में देख सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इन पर एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एनेस्थेटिक गैसेस को लिया और इन सेल्स पर डाला और देखा कि इनका इन माइक्रोट्यूबल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नाउ शॉकिंगली, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ना, तो उन्हें इन माइक्रोट्यूबल्स द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली लाइट में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला। एग्जैक्टली कहूं तो एनेस्थीसिया के एब्जॉर्ब होने पर सेल्स में मौजूद इन माइक्रोट्यूबल्स ने अपने द्वारा छोड़ी जाने वाली लाइट को करीब 20% तक कम कर लिया।
ये नंबर सुनने में काफी छोटा लग रहा है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर चुका था कि ज़ेनोन जैसी केमिकली रिएक्ट ना करने वाली गैस सेल्स के केवल माइक्रोट्यूबल्स के साथ ही रिएक्ट करती है और किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, जिसका मतलब साफ था कि ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर रहा था कि एनेस्थीसिया सीधा माइक्रोट्यूबल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को बदलता है, जो कि हम इंसानों को अनकॉन्शियस कर देता है। यानी हम इंसानों के माइक्रोट्यूबल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का बना रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर क्वांटम इफेक्ट्स का क्या? हमने ये कैसे प्रूव किया कि माइक्रोट्यूबल्स में क्वांटम इफेक्ट्स होते हैं? तो 19 अप्रैल 2024 को जर्नल ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बी में एक पेपर पब्लिश हुआ, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा माइक्रोट्यूबल्स पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था। इस पेपर के मुताबिक माइक्रोट्यूबल्स एक्चुअली इतने स्मॉल सिमेट्रिकल क्रिस्टलाइज्ड अरेंजमेंट में एंड अदर एनवायरनमेंट से इतने क्लोज्ड होते हैं ना कि क्वांटम कोहेरेंस यानी कि क्वांटम इफेक्ट्स लाइक सुपरपोजिशन, इंटैंगलमेंट को अपने अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। और इस चीज के बारे में वैज्ञानिकों को एक काफी सिंपल एक्सपेरिमेंट के जरिए पता चला, जिसमें उन्होंने माइक्रोट्यूबल्स की कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट को यूज किया और पहले एक्सपेरिमेंट की तरह ही उन पर यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली। इस एक्सपेरिमेंट में इस बार भी माइक्रोट्यूबल्स ने कुछ लाइट को बाहर एनवायरनमेंट में एमिट किया, लेकिन यूनिक अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर के चलते हमें इस बार जो लाइट मिली ना वो सुपर रेडियंस में थी, यानी कि काफी हाई इंटेंसिटी पल्स के रूप में थी, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा प्रेडिक्टेड आउटकम से बिल्कुल ही डिफरेंट था। क्योंकि वैज्ञानिकों की लाइट आउटकम इंटेंसिटी की कैलकुलेशन ना क्लासिकल फिजिक्स पर बेस्ड थी, पर हमें जो सुपर रेडियंस हाई इंटेंसिटी पल्स मिल रही थी वो तभी पॉसिबल थी जब वैज्ञानिकों द्वारा इन पर डाली गई अल्ट्रा वायलेट लाइट इस माइक्रोट्यूबल्स स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्वांटम लेवल पर इंटरैक्ट कर रही हो, जो कि नॉर्मल से काफी अजीब बात था, क्योंकि माइक्रोट्यूबल्स के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इस तरह का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ये केवल कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट में ही होता है, जो ये दर्शाता है कि माइक्रोट्यूबल्स के ये कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट अपने अंदर क्वांटम इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। उन्हीं के चलते हमें लाइट की इंटेंसिटी में ये डिफरेंस देखने को मिला है। एक्सपेरिमेंट काफी स्मॉल एंड सिंपल था, लेकिन इसकी फाइंडिंग्स किसी ब्रेक थ्रू से कम नहीं है, जिसके जरिए हम इंसानों ने पहली बार ये प्रूव किया है कि इंसानी शरीर, जिसे हम ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स मानते हैं, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हमारी बॉडी के हर सेल में एक स्मॉल क्वांटम कंप्यूटर मौजूद है। इसीलिए इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद माइक्रोट्यूबल्स ही ब्रेन की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को क्वांटम लेवल पर परफॉर्म करके हमारी कॉन्शियसनेस एंड अदर डिसीजंस को शेप करते हैं। पर एक रियलिटी ये भी है कि इन एक्सपेरिमेंट से हम ये तो समझ गए हैं कि हमारे ब्रेन एंड बॉडी में मौजूद माइक्रोट्यूबल्स क्वांटम इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये माइक्रोट्यूबल्स हमारी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हैं। लेकिन क्या यही क्वांटम इफेक्ट हमारी कॉन्शियसनेस को बनाते हैं? ये अभी भी हम पूरी तरह से साबित नहीं कर पाए हैं। और सच बताऊं तो ये काम माइक्रोट्यूबल्स में क्वांटम इफेक्ट्स की मौजूदगी साबित करने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कॉन्शियसनेस सुनने में जितना सिंपल वर्ड लगता है ना, इसकी डेफिनेशन उससे कहीं ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हर रिलीजन, हर इंसान के लिए इसकी एक अलग ही डेफिनेशन है। कोई कॉन्शियसनेस को धर्म, आत्मा, भूत प्रेत से जोड़ता है तो कोई विज्ञान से। अब अगर आप विकिपीडिया पर जाओगे तो आपको इसकी 20 ऑफिशियल डेफिनेशन मिल जाएगी। पर हाँ, अगर हम कॉन्शियसनेस को माइक्रोट्यूबल्स में होने वाले क्वांटम इफेक्ट से जोड़कर प्रूव करें ना, तो ये मेडिकल साइंस के लिए रेवोल्यूशनरी साबित होगा, क्योंकि कोमा, डेमेंशिया, अल्जाइमर जैसी कई ऐसी बीमारियां हैं जहां इंसान अपने आप की अवेयरनेस यानी कि कॉन्शियसनेस को ऑलमोस्ट खो देता है। ऐसे में अगर हमें पता होगा कि इसके पीछे ब्रेन में मौजूद माइक्रोट्यूबल्स में होने वाले क्वांटम इफेक्ट्स है, तो हम इसे स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी के जरिए उनमें होने वाली फ्रीक्वेंसी को वापस से सही कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो हम इन क्वांटम इफेक्ट्स को अपनी क्वांटम दुनिया की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ट्रीट करके सही कर सकते हैं, जो कि मेडिकल साइंस एंड ह्यूमैनिटी के लिए एक गेम चेंजिंग साबित होगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है? और जाने से पहले एक सवाल है कि क्या हो अगर हम जिस रियलिटी को जीते हैं और महसूस करते हैं वो हमारे दिमाग के माइक्रोट्यूबल्स में होने वाली इन्हीं क्वांटम कंप्यूटर ने जनरेट किया हो और एक्चुअल में ये सब चीजें ना रियल हो ही ना।
आपका इसके बारे में क्या सोचना है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और उन्हें भी ये जरूर बताना कि आखिर हमारे ब्रेन में होने वाले ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कहां से रिलीज हो रहे हैं। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपना सर पार्टिकल एक्सेलरेटर के बीच में रख दिया था। पर आखिर उसके साथ क्या हुआ? पार्टिकल एक्सेलरेटर जब उसके सिर के अंदर से पार हुआ तो फिर उसके साथ क्या घटना घटी? क्या वो जिंदा बच पाया? वेल, आप चौंक जाओगे अगर मैं आपको बताऊंगा कि वो आज भी जिंदा है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ ना जिसको सुनकर विज्ञान जगत भी हिल गया था। आखिर क्या है ये पूरी कहानी, जानने के लिए यहाँ पर टैप करो और इस वीडियो को देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।